वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। और आज हम शुरू करेंगे अपना सेकंड चैप्टर, दैट इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की एक सीरीज़। और इस सीरीज़ का आज आपके पास है फर्स्ट लेक्चर। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आपके पास है द लीडिंग साइंटिस्ट ऑफ 19th सेंचुरी हैंस क्रिस्टियन ओरेस्टेड in 1820 discovered that a compass needle got deflected when a metallic conductor carrying current is placed nearby it. According to him, deflection of compass was due to the magnetic field produced by the electric current. Any change in the direction of current will show a variation in deflection in the compass. Thus, electricity and magnetisms are related phenomena to each other. इस पूरे पैरे में आपको समझाया गया है कि जैसे ही एक करंट कैरिंग कंडक्टर के पास मैग्नेटिक कंपास आप लेकर आते हो तो मैग्नेटिक कंपास अपनी डिफ्लेक्शन शो करती है। और मैग्नेटिक कंपास में जो डिफ्लेक्शन है वो ये शो करती है कि करंट कैरिंग कंडक्टर नाउ बिहेव एज ए मैग्नेट, यानी कि उसके अंदर एक मैग्नेटिज्म आ गया। इसके लिए आप एक छोटी सी एक सिस्टम को आप समझ सकते हो। ये सिस्टम आपके पास है, इसमें ये आपके पास कंपास है, मैग्नेटिक कंपास। ये आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर में से कैसे बनाएंगे, हमने जस्ट क्या किया है, एक नेल लिया है, आयरन नेल, और उसके चारों तरफ हमने कॉपर वायर को वाउंड किया। ये है बैटरी जो कि एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेगी, वोल्टेज अप्लाई करेगी एक तरह से। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो मैग्नेटिक जो नीडल है उसकी डिफ्लेक्शन या फिर उसकी जो कंडीशन है वो आप यहाँ पर नोट कर सकते हो। ठीक है, ई और एस यानी कि ईस्ट और साउथ पोल के बीच में, डायरेक्शन के बीच में, ठीक है, साउथ ईस्ट। अब जैसे ही मैं इसमें करंट पास करूंगा यानी कि इन वायर्स के एंड को बैटरी के साथ कनेक्ट करूंगा तो देखना आपको इस मैग्नेटिक कंपास में एक डिफ्लेक्शन शो होगी। और वही डिफ्लेक्शन शो करेगी कि नाउ दिस करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव एज ए मैग्नेट, और उसी के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये डिफ्लेक्शन हुआ है। तो ध्यान से देखना आप लोग, जैसे ही मैं इस दोनों एंड को, इस वायर के दोनों एंड को जोड़ूंगा तो ये मैग्नेटिक कंपास एक डिफ्लेक्शन शो करेगी। ध्यान से देखना। अब देखो डिफ्लेक्शन हुआ ना, तो ये डिफ्लेक्शन किस वजह से हुआ है, ये इस वजह से हुआ है क्योंकि नाउ दिस कॉयल, नाउ दिस कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव एज ए मैग्नेट। आप दोबारा देख सकते हैं पहले की तरह पहली डायरेक्शन में आ चुकी है। और जैसे ही करंट से मैं इसको बैटरी से कनेक्ट करूंगा फिर से ये डिफ्लेक्शन शो करेगी। ये देखो कर रही है ना। तो इसे ही बोलते हैं हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये आपके पास इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में जस्ट हमने ये बात की है कि किस साइंटिस्ट ने इसे फर्स्ट डिस्कवर किया। तो किसने किया था, हैंस क्रिस्टियन ओरेस्टेड ने इसे 1820 में डिस्कवर किया था। कैसे डिस्कवर किया था, करंट कैरिंग कंडक्टर के पास मैग्नेटिक कंपास लाने से उसमें डिफ्लेक्शन हुई थी, और उसी डिफ्लेक्शन के बेसिस पर साइंटिस्ट ने कहा कि करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव एज ए मैग्नेट यानी पोजेस मैग्नेटिक फील्ड। और इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आर इंटर रिलेटेड फिनोमिनास। क्या है ये, इंटर रिलेटेड फिनोमिनाज हैं, और उसी के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर कुछ अमाउंट में पढ़ेंगे। बिल्कुल डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, डिटेल में आपके पास हायर क्लास में +1 +2 में आएगा। एक आइडिया, एक जनरल आइडिया हम इसके बारे में लेंगे। तो क्योंकि हमें यहाँ पर रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिज्म के बीच में, तो सबसे पहले हमें मैग्नेटिज्म के बारे में जो कुछ बेसिक टर्म्स हैं वो समझनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले एक मैग्नेट क्या होता है, व्हाट इज़ ए मैग्नेट। तो ए मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट पीसीज ऑफ आयरन, स्टील, कोबाल्ट और निकल। ये आपके पास डेफिनेशन मिल जाएगी मैग्नेट की। मैग्नेट क्या होता है, ए मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट पीसीज ऑफ आयरन, स्टील, निकल एंड कोबाल्ट। फिर बारी आती है बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट क्या होता है, तो बार मैग्नेट मीन जस्ट जिसकी ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग, जैसे जो बार की तरह हो, या चॉकलेट बार होता है ना वैसे, उसी तरह से। तो अगर बार शेप का है तो वो बार मैग्नेट बन जाता है। ए बार मैग्नेट इज ए लॉन्ग रेक्टेंगुलर बार ऑफ ए यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन विच एग्जिबिट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड अट्रैक्ट पीसीज ऑफ आयरन, स्टील एटसेट्रा। ठीक है, मैग्नेट से ही बार मैग्नेट, जस्ट उसकी शेप को यहाँ पर हमने मेंशन कर देना है। तो इंट्रोडक्शन, मैग्नेट की डेफिनेशन, बार मैग्नेट की डेफिनेशन, फर्स्ट पेज का आप स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब बारी आती है प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट। ए बार मैग्नेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास क्या है,
ए बार मैग्नेट व्हेन फ्रीली सस्पेंडेड फ्रॉम ए राइट स्पॉट rigid spot from a rigid spots come to rest in equilibrium position in approximately north south direction. इसका मतलब क्या है कि जैसे ही आप बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हो, सपोज करो ये पेन आपके पास है, ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है और आप इसे सस्पेंड करते हो। सस्पेंड करने का मतलब कि आप इसे लटकाते हो, तो लटकाने के बाद ये एक पोजीशन में आ जाएगा और उस पोजीशन में क्या होगा, इसका एक सिरा नॉर्थ की तरफ होगा और एक सिरा साउथ की तरफ होगा। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ये रेस्ट पोजीशन के अंदर आ जाएगा। तो जो पॉइंट नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है वो नॉर्थ पोल बन जाएगा मैग्नेट का, और जो साउथ की तरफ कर रहा है वो साउथ पोल बन जाएगा। देखिए ध्यान से, ए बार मैग्नेट व्हेन फ्रीली सस्पेंडेड फ्रॉम ए रिजिड स्पॉट कम्स टू रेस्ट इन इक्विलिब्रियम पोजीशन इन अप्रोक्सीमेटली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। द एंड ऑफ ए मैग्नेट पॉइंटिंग टूवर्ड्स नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ पोल एंड द अदर एंड पॉइंट टूवर्ड्स साउथ इज कॉल्ड साउथ पोल। इस तरह से आप डायग्राम से समझा सकते हो। ये आपके पास एक क्लैंप है, क्लैंप पे आपने एक बार मैग्नेट को सस्पेंड किया। सस्पेंड करने पर वो थोड़ी देर के बाद एक पोजीशन में आ जाएगा और वो जो पोजीशन होगी वो कौन सी होगी, नॉर्थ साउथ पोजीशन होगी। तो जो पॉइंट नॉर्थ की तरफ है, जैसे ये पॉइंट नॉर्थ की तरफ है तो ये बन जाएगा आपका नॉर्थ पोल, और ये पॉइंट साउथ की तरफ है तो ये बन जाएगा साउथ पोल। ठीक है, अब बारी आती है सेकंड प्रॉपर्टी की। सेकंड प्रॉपर्टी आपके पास है, इट इज ऑब्जर्व दैट लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। इस तरह से आप डायग्राम के थ्रू ने समझा सकते हैं। अगर आपके पास दो मैग्नेट हैं और दोनों मैग्नेट के नॉर्थ पोल आप पास में लेके आते हो, यानी कि लाइक पोल हो गया आपके पास, ये क्या हो गया लाइक पोल। तो लाइक पोल क्या करते हैं, आपस में रिपेल करते हैं। साउथ पोल दोनों अगर हैं तो वो भी क्या हो गए, लाइक पोल हो गए, वो भी क्या करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे। लेकिन जैसे ही आप एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल के पास लेकर आओगे, यानी कि यहाँ पर कंडीशन हो गई अनलाइक पोल, तो अनलाइक पोल क्या करते हैं, आपस में अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास आ रही है, टू पोल्स ऑफ ए मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी मीन। इसका मतलब ये है कि अगर सपोज करो आपके पास एक मैग्नेट है जिसमें नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, और आप अपने दिमाग में ये सोच रहे हैं कि हम इसे यहाँ से काट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल अलग अलग कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। होगा क्या, जैसे ही आप इसको कट करोगे दो पीसेस के अंदर, अगेन वो इंडिविजुअल मैग्नेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सपोज करो यहाँ नॉर्थ है तो साउथ पोल जनरेट हो जाएगा, साउथ पोल है तो नॉर्थ पोल उसके अपोजिट जनरेट हो जाएगा। मीन्स कंप्लीटली टू डिफरेंट इंडिविजुअल मैग्नेट्स आपको मिल जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि नॉर्थ पोल का पार्ट अलग हो जाएगा और साउथ पोल का पार्ट अलग हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो इस पेज में हमने डिस्कस किया आपके पास कंप्लीट प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बार मैग्नेट। ठीक है, प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बार मैग्नेट इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है, कभी ना कभी आपसे पूछ सकते हैं, तो आप इनको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेकर इसका अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। अब बारी आती है नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट टर्म एक तरह से फर्स्ट टर्म जो हम अभी इस समय पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कुछ बेसिक टर्म्स मैग्नेट के बारे में। तो हमने पहले मैग्नेट के बारे में पढ़ लिया, अब पढ़ लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर इसके नोट्स प्रिपेयर कर लेना प्रॉपर, जैसे मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखे हुए हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट, द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट इन विच इट्स अफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट यानी कि मैग्नेट के सराउंडिंग एक ऐसा एरिया जिसमें उसका अफेक्ट है, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, उस फील्ड को बोलते हैं, उस एरिया को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस, दैट इज इट्स फोर्स कैन बी डिटेक्टेड, इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड is a vector quantity. The SI unit of magnetic field is Tesla, named after an American engineer Nikola Tesla. The smaller unit of magnetic field is Gauss. तो ये कुछ 1 मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास आ सकते हैं, या फिर आपको जनरल नॉलेज आपको जो पता होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो एक डेफिनेशन, एक उसकी SI यूनिट, ये रिलेशनशिप भी याद रखो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपका यूज हो जाएगा। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस। अब बारी आती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इसकी डेफिनेशन, द इमेजिनरी लाइन रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए मैग्नेट आर नोन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइन। यानी कि जो एक मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन की फॉर्म में होता है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोलते हैं। तो व्हेन, और ये कैसे हमें पता लगता है, जब भी आप मैग्नेट के अराउंड
सपोज करो ये आपके पास एक मैग्नेट है, इस मैग्नेट के अराउंड आप आयरन फाइलिंग या आयरन फाइलिंग मीन्स आयरन का पाउडर स्प्रेड करोगे, तो स्प्रेड करने पर वो जो आपके पास आयरन फाइलिंग है यानी एक तरह का आयरन का पाउडर है, वो अपने आप को एक ज्योमेट्री के अंदर अरेंज कर लेता है। जैसे सपोज करो बार मैग्नेटिक केस में क्या होगा, वो इस तरह से अरेंज हो जाता है, इस तरह से। और इन्हीं ये जो डॉटेड डॉटेड मैंने आपको बना के दिखाया है, ये आपके पास एक्चुअली क्या है, आयरन फिलिंग है। आयरन फिलिंग है जिसने अपने आप को इस तरह से अरेंज कर लिया है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कैसे आएगी आपके पास, आप इसको इस तरह से कंटिन्यू जोड़ते हुए चले जाओ इस तरह से, यानी कि ये जो आपके पास आई है इसे बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। एक जैसे ये आ गई, दूसरी आपके पास इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्लियर हो गया आपको, मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट आपको क्लियर हो गई है, और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन आपके पास क्लियर हो गई है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। अब बारी आती है इस पैरे में, इस पेज पे वही है जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था, वही चीज़ इस पेज में जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, वही चीज़ थोड़ी सी वर्डिंग के साथ यहाँ पर आपको लिख के बताइए मैंने। देखो, इसको भी आप नोट कर सकते हो अपनी नोट्स में। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन बी प्लॉटेड बाय यूजिंग ए मैग्नेट कंपास, ए मैग्नेटिक कंपास, और हम उसे इस तरह से, द लाइन आर ड्रॉन अलोंग द डायरेक्शन इन विच ए मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल would move under the influence of the magnetic field produced by a bar magnet. It is taken by convention that the magnetic field lines emerge from north pole and merge at the साउथ पोल। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये वाला पार्ट जो मैंने आपको आयरन फीलिंग से आपको सिखाया था, ये आप मैग्नेटिक कंपास की हेल्प से भी कर सकते हो। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो ये आपके पास बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट के एक पोल पर हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक कंपास को रखेंगे। मैग्नेटिक कंपास आप भूल गए हो तो ये वाली कंपास, इस कंपास को आप रखोगे और नॉर्थ साइड की डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन यहाँ पर कौन दिखाता है, ये रेड वाला पार्ट आपको नॉर्थ डायरेक्शन शो करता है। इस नॉर्थ डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, जैसे मान लो इस कंपास के पास आप रखते तो ये अपने आप को एक डायरेक्शन के अंदर अरेंज कर लेता है, और उसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, जैसे मान लो सपोज करो यहाँ पर आपके पास बार मैग्नेट है, बाहर मैग्नेट का पोल है, तो ये इसकी डायरेक्शन है ना, तो आप क्या करोगे, पेन से इस तरह से एक लाइन लगाओगे, फिर उसको वहाँ से हटा के आगे लिखोगे, फिर आप इस तरह से कंटिन्यू करते 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 आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन आपके पास शो हो जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का कंसेप्ट आप कंपास की हेल्प से और आप आयरन फीलिंग की कंसेप्ट से कर सकते हो। तो ये आपके पास डायरेक्शन हो जाएगी आयरन फीलिंग की, और जब आप इनको ज्वाइन कर दोगे कंप्लीटली सॉलिड लाइन के अंदर कन्वर्ट करोगे तो इस तरह से आ जाएगा आपके पास, और ये है आपके पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, अब बारी आती है नेक्स्ट पार्ट की, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जो हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, इनकी आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो याद रखनी पड़ेंगी। वो प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास बनता है, ये अपने बहुत इंपॉर्टेंट समझते हुए से प्रिपेयर करना। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, पहले आप इस तरह से इसको डायग्राम बनाओगे। इस डायग्राम में आपने बड़ा ही ध्यान रखना है कि डायग्राम बनेगा कैसे। पहले आप एक बॉक्स टाइप, रेक्टेंगुलर बॉक्स टाइप बनाओगे और उसके अंदर 6 लाइन को ड्रॉ करोगे। 6 लाइन, जैसे 1 2 3 4 6 लाइन ड्रॉ हो जाएंगी। तो 3 लाइंस को आप ऊपर की तरफ सर्कुलर शेप में अरेंज करोगे और 3 लाइंस को आप नीचे की तरफ सर्कुलर शेप में अरेंज करोगे। यहाँ पर आपने किस बात का ध्यान रखना है, ये इस पॉइंट में भी आपके पास जो प्रॉपर्टी था उस पॉइंट में भी आएगा कि 2 लाइंस यानी 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर एवर कट ईच अदर। किसी भी पॉइंट पर वो कट नहीं करेंगी। वो क्यों नहीं करेंगी, आगे इसके अंदर नोट्स में आएगा, इसके अंदर देखना थ्योरी में। तो फर्स्ट पॉइंट आपके पास है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट एंड एंड एट इट साउथ पोल बाय कन्वेंशन। तो यहाँ पर हमने एक बात नोट करनी है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती हैं, इसीलिए नॉर्थ पोल से एरो आप इस तरह से बाहर निकालोगे। ठीक है, और ये साउथ पोल में एंड करती है, यानी कि साउथ पोल में इस तरह से आप इसे रिप्रेजेंट करोगे। क्लियर है। अब इसके अंदर एक बात और है, वो बात क्या है कि आउटसाइड द
आउटसाइड द मैग्नेट, जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वो क्या है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल है, और इनसाइड द मैग्नेट यानी कि मैग्नेट के अंदर जो डायरेक्शन आपके पास है वो क्या है, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, हमेशा हमेशा आपने याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ पोल टू साउथ पोल और इनसाइड द मैग्नेट साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। दूसरा पॉइंट, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज एंड कंटिन्यूस कर्व। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या है, क्लोज एंड कंटिन्यूस कर्व है। देखो जैसे एक लाइन है ना, आप एक कर्व को देख लीजिए तो वो क्या रहेगी, क्लोज एंड कंटिन्यूस रहेगी, कहीं पर भी वो कट नहीं कर रही है और कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि वो हाफ हो। जैसे मान लो सपोज करो कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से हाफ में नहीं छूटेगी, वो कंप्लीट होगी इस तरह से, क्लोज एंड कंटिन्यूस कर्व की फॉर्म में। तीसरा पॉइंट, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड नियर द पोल। The magnetic field lines are crowded near the poles where the magnetic field is strong and separated far from the poles where the magnetic field is weak। अब इस पॉइंट में आपको क्या समझना है कि नियर द पोल यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें नियर द पोल तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, बहुत ही क्लोजली है, क्राउडेड है। अब जहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा क्राउडेड होती हैं वहाँ पर आप क्या कहोगे, वहाँ पर आपका स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है, आप ये समझोगे, ठीक है। यानी कि नियर द पोल मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग ड्यू टू द crowded of the magnetic field line, the magnetic field lines are crowded near the pole where the magnetic field is strong। और जैसे ही आप इससे दूर जाते हो यानी कि मैग्नेट पोल से आप दूर जाते हो, सपोज करो आप इसको इस पार्ट को समझने की कोशिश करो तो यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी काफ़ी दूर दूर हैं और इसीलिए यहाँ पर आपका क्या होगा, वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये छोटे छोटे पॉइंट जो प्रॉपर्टीज़ आपके पास हैं, ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं, आपने इन्हें अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। क्लियर है। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कहाँ पर होता है, पोल्स पर होता है। क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द क्राउडेड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। कहाँ पर दूर होता है, फार फ्रॉम द पोल्स। फार फ्रॉम द पोल्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड आपका वीक होता है। क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं वो क्या है, दे आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। फोर्थ पॉइंट, द टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आपका एक सेपरेट क्वेश्चन भी बन जाता है, ठीक है। तो आपने इसे एक सेपरेट क्वेश्चन की फॉर्म में भी प्रिपेयर करना है। तो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यानी कि ये इस तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं, उसका आंसर मैंने आपको ब्रैकेट में दे रखा है, ये आप नोट कर लीजिए। इफ़ दे डू सो, इसका मतलब क्या है, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो क्या होगा, सो दैट would means there are two direction of magnetic field at the point of intersection which is impossible, which is practically impossible। यानी कि अगर आपके पास अगर ऐसा है, यानी कि इस पहले कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो। होता क्या है, जैसे मान लो ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपके पास क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसके एक डायरेक्शन होगी, है ना, क्या होगी, इसकी एक डायरेक्शन होगी और वो डायरेक्शन हमें कैसे पता लगती है, हम उसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। हम क्या करेंगे, इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और टेंजेंट ड्रॉ करने से हमें उसकी डायरेक्शन पता लग जाएगी। यानी कि सपोज करो अब इस कर्व की यानी कि इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होगी, इसके अकॉर्डिंग ये लेफ़्ट टू राइट हम ये मान लेते हैं। क्लियर होगी बात आपको। अब पॉइंट ये है कि अगर दो मैग्नेटिक फील्ड 1 और एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन 2 ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर आपको लाइन 1 के लिए इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, लाइन 2 के लिए आपको इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। यानी कि एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, थोड़ा सा डायग्राम अटपटा हो गया लेकिन समझने की कोशिश करना। एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शन विच इज़ इम्पॉसिबल, और इसी वजह से कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यानी टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आ गया होगा आपको। तो दोबारा देख लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के इसके पूरे चांसेस रहते हैं। और इन चारों पॉइंट में से आगे भी आपके पास 2 पॉइंट हैं, लेकिन इन 6 के 6 पॉइंटों में से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास ये है, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर एवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ़ दे डू so that would means there are two direction of the magnetic field line at the point of intersection which is impossible। तो ये आपके पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में 4 प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं। अगर आपके पास 4 प्रॉपर्टीज़ आपसे पूछी जाती हैं तो सबसे पहले आपने इन 4 प्रॉपर्टीज़ के बारे में ही बताना है। और अगर ये क्वेश्चन लेंथी हो जाता है, अगर वो आपको 6 पॉइंट बोल देता है, ठीक है, तब आपने ये 2 पॉइंट और ऐड कर दें। यानी कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पिछले जो हमने 4 पॉइंट पढ़े थे वही थे,
और ये 2 पॉइंट आपने तब ऐड करना है जब वो आपसे ज़्यादा पॉइंट्स की एक्सपेक्टेशन करता है या ज़्यादा पॉइंट्स की डिमांड करता है। सपोज करो वो आपको बोल ही देता है कि राइट 6 प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इस तरह से। तो ये 2 पॉइंट्स और आप ऐड कर लीजिए। इनका इस पूरे पेज का वैसे स्क्रीनशॉट लेकर आप इसके नोट्स प्रिपेयर कर लेना। अब मैं आपको 5th और 6th पॉइंट की थ्योरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। When magnetic compass is placed at the different point on the magnetic field line, then it comes to rest along the direction of magnetic field line at that point। यानी कि जब भी आप एक मैग्नेटिक कंपास को एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन में प्लेस करते हो तो वो हमेशा हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में ही क्या करेगी, रेस्ट करेगी, यानी कि ठहरेगी। इसका मतलब क्या है, सपोज करो आपके पास ये एक मैग्नेट है और ये आपके पास क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है। तो जब भी आप एक मैग्नेटिक कंपास को इसके पास अरेंज करोगे तो वो हमेशा हमेशा जो उसकी निडल होती है वो हमेशा हमेशा इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को फॉलो करेगी, इस तरह से। ऐसा नहीं होगा, यानी कि ये होगा। और अगर आप सोच रहे हो कि ऐसा पॉसिबल है इस तरह से, तो ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो इस तरह से आ रही है, ये रिप्रेजेंटेशन हो रही है डायरेक्शन की। लाइन तो जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन की डायरेक्शन है वो तो ये है ही नहीं। तो जब ये पॉसिबल नहीं है तो ये भी पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये है आपके पास, और जब कंपास आप रखोगे तो मैग्नेटिक कंपास अपने आप को, यानी कि मैग्नेटिक कंपास की जो नीडल है, नीडल अपने आप इस डायरेक्शन के अंदर इस तरह से अपने आप को अरेंज करेगी। क्लियर होगी बात आपके पास? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट की फील्ड लाइन, और वो कैसे अरेंज करेगी मैग्नेटिक कंपास अपने आप को, इस फॉर्म में अरेंज करेगी। ऐसे वो नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो अलाइनमेंट है, मैग्नेटिक फील्ड की जो अलाइनमेंट है वही बताती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा। 5th पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। अब बारी आती है 6th पॉइंट की। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिकेटेड बाय द एरो ऑफ द लाइन एट एनी पॉइंट। यानी कि जो डायरेक्शन आपके पास है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, वो हमेशा हमेशा एरो से रिप्रेजेंट होती है। जैसे कि अब मान लो आपके पास ये एक मैग्नेट है, ठीक है, और ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसकी डायरेक्शन कैसे पता लगेगी? वो पता लगेगी आपको एरो से। अब ये एरो आपको क्या शो कर रहा है, समझने की कोशिश करो। यानी कि इस एरो की हेल्प से हम इसके पोल्स भी डिफाइन कर सकते हैं। तो आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है लाइन है वो नॉर्थ पोल से इमर्ज होती है इस तरह से, और साउथ पोल पे आके मर्ज हो जाती है। देखो ये एरो क्या शो कर रहा है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है साउथ पोल के अंदर जा रही है। अंदर जाना मीन्स मर्ज होना, इमर्ज होना मीन्स निकलना। तो यहाँ से निकलना यानी कि नॉर्थ पोल, और एंड होना वहाँ पर साउथ पोल। क्लियर है? तो आपके पास यहाँ पर 6 प्रॉपर्टीज़ थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके पास, सीधा क्वेश्चन बनता है। 2 नंबर का भी बन सकता है, 4 का भी, 3 का भी, जैसे भी है। उसके सब डिवीजन जो होती है मार्क्स की वो आप देख लेना उसके अंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्रिपेयर कर लेना। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर एवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये पॉइंट है। और अगर ये चारों पॉइंट आते हैं, पूरी थ्योरी के पॉइंट है, से 4 पॉइंट आते हैं। कई बार सिर्फ डायग्राम आता है, तो आप ये डायग्राम वहाँ पर बनाओगे। डायग्राम ड्रॉ करते समय आपने ध्यान रखना है कि कभी भी 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आप कट नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज करो आपके पास यहाँ पर ये मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस तरह से डायग्राम बनाना शुरू कर देते हैं, इस तरह से। और कई बार ये इस तरह का डायग्राम बुक्स में भी होता है। तो आपने इसको फॉलो नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये लाइंस आपस में कट कर रही हैं, जो मुझे दिखाई दे रहा है, जो आपको भी दिखाई दे रहा है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो आपने क्या करना है, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइन को एक नीट एंड क्लीन वे में शो करना है, इस तरह जैसे मैंने यहाँ पर आपको शो किया हुआ है। कहीं पर भी 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। अगर वो डायग्राम में बनाते हुए कट कर जाती है तो आपको वो डायग्राम दोबारा बनाना चाहिए। पहली बात तो प्रैक्टिस इतनी करो कि आपसे ना बने, लेकिन अगर बन जाता है गलती से तो आप वो डायग्राम दोबारा बनाओ। अब बारी आती है आपके पास नेक्स्ट टर्म की। नेक्स्ट टर्म हमारे पास है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड किसे कहते हैं? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की फॉर्म में होता है, ये आपको पता लग चुका है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी एक यूनिफॉर्म पैटर्न फॉलो करें तो उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ स्ट्रेंथ एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज एग्जैक्टली सेम। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो आपके पास एक मैग्नेट है और इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपके पास इस तरह से है, डायरेक्शन भी बिल्कुल सेम इस तरह से। तो इसमें क्या आपके पास एक पैरेलल लाइंस हैं आपके पास, डायरेक्शन भी सेम है। तो ये आपका एक तरह से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर सपोज करो इस तरह से हो तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर एक तरह से क्राउडेड हो रही है, ये लाइंस जो आपस में एक दूसरे को टच करने वाली हो रही है, इंटरसेक्ट करने वाली हो रही हैं। तो इस केस में हम इसे नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म
मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो एक डेफिनेशन ये भी आपने याद करनी है। अब बारी आती है फील्ड लाइन ड्यू टू ए पेयर ऑफ बार मैग्नेट। अगर आपके पास दो मैग्नेट हैं तो फील्ड लाइन कैसे आप ड्रॉ करोगे? इसके तीन ही केस आपके पास बन सकते हैं, तीनों केस मैंने आपको यहाँ पे शो कर दिए हैं। सपोज करो दोनों मैग्नेट, यानी कि आपके पास दो मैग्नेट हैं और उनके नॉर्थ और साउथ पोल आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, आप डायरेक्शन यानी कि आप लाइंस को बनाओगे इस तरह से, और लाइन बनाने के बाद आपने साउथ पोल से उसे जाते हुए शो करना है और नॉर्थ पोल से जाते हुए शो करना है और साउथ पोल की तरफ आते हुए से रिप्रेजेंट करना है। तो ये आपके पास डायग्राम बन जाएगा। अगर दोनों नॉर्थ पोल हैं तो वो क्या करेंगे दूसरे को, आपको पता है ये रिपेल करते हैं उस केस में, तो उस केस में आप लाइंस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करोगे। और क्योंकि वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ पोल से इमर्ज होती है, निकलती है, तो आप एरो बनाओगे इस तरह से, एरो नॉर्थ साइड की तरफ से, नॉर्थ पोल की साइड की तरफ से बाहर की तरफ बनाओगे। और जब होंगे साउथ पोल तो आप साउथ पोल की तरफ एंट्री करते हुए, यानी कि साउथ पोल के अंदर एंटर करते हुए एरोस को आप रिप्रेजेंट करोगे। क्लियर हो रही बात है? ऊपर भी और नीचे भी, ऐसा ना हो कि ऊपर एंट्री वाले दिखा दिए, नीचे एग्जिट वाले दिखा दिए, ऐसा नहीं करना आपने। ठीक है, देखो यहाँ पर नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ जा रहे हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ एरो आपके यहाँ पर ऐसे जा रहे हैं। तो ये आपके पास तीन केस हैं, फील्ड लाइन ड्यू टू ए पेयर ऑफ बार मैग्नेट। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पे टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। अब यहाँ पर आपका करंट से रिलेशन शुरू हो गया है मैग्नेटिक फील्ड का। अभी तक जो हमने पॉइंट पढ़े थे वो हमने सिर्फ और सिर्फ बार मैग्नेट या मैग्नेट के कुछ बेसिक पॉइंट्स पढ़े थे। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। ओके, तो यहाँ पर आपके पास है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। कैसे होता है, थोड़ी सी थ्योरी आप लिख लीजिए यहाँ पे। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर देन ए मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड इट। क्या होता है, जैसे करंट फ्लो करता है थ्रू ए कंडक्टर, एक मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके अराउंड प्रोड्यूस हो जाता है। द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड ऑन इट्स शेप। वो किस पे डिपेंड करता है, करंट कैरिंग कंडक्टर की शेप पे डिपेंड करता है। डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स आर प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर हैविंग डिफरेंट शेप। तो यहाँ पर एक बात हमें क्लियर हो गई है कि करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव एज ए मैग्नेट एंड द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और यू कैन से मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर। और हमारे पास यहाँ पर जो तीन केस हैं जो हमने डिस्कस करना है वो करना है स्ट्रेट कंडक्टर, सर्कुलर लूप यानी कि जो शेप होगी वो सर्कल के अंदर होगी, और एक सोलेनॉइड। तो सबसे पहले हम स्टडी कर लेते हैं करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर को। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक पूरी कंस्ट्रक्शन करनी है, एक डायग्राम आपने कंसीडर करना है, और उसके बाद उसके बारे में जो जो पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन है वो सारे पॉइंट्स आपने यहाँ पर लिखने हैं। तो पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और अपने नोट्स प्रिपेयर करना शुरू करो। सबसे पहले ये कंस्ट्रक्शन आपको वहाँ, ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा और इस डायग्राम की कॉरस्पॉन्डिंग आपको कुछ कंस्ट्रक्शन भी करनी पड़ेगी। तो कंस्ट्रक्शन का पार्ट हम लिख लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर आप लिखना शुरू करना। टेक ए रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड शीट। हमें क्या करनी है, एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड शीट लेनी है। ठीक है, सपोज करो जो इस डायग्राम में कहाँ पर है वो रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड शीट, वो ये रही। इस तरह से आपने एक कार्डबोर्ड शीट लेनी है रेक्टेंगुलर फॉर्म में। फिर क्या करना है, इंसर्ट ए लॉन्ग स्ट्रेट थिक कॉपर वायर विद एक्स वाई, जो उसकी वायर होगी वो क्या होगी, एक्स वाई होगी, थ्रू द सेंटर एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कार्डबोर्ड। अब आपने क्या करना है, इस कार्डबोर्ड के सेंटर में से आपने एक बार में जो करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर होगा, यानी कि स्ट्रेट कंडक्टर जो है उसे आपने पास करना है। कैसे पास करोगे, सपोज करो आपके पास ये इस तरह से एक पेज है, सपोज करो ये आपके पास एक पेज है, रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड शीट है। तो आपने क्या करना है, इसके सेंटर में से एक स्ट्रेट कंडक्टर पास करना है, यानी कि इस पेन को आप एक स्ट्रेट कंडक्टर मानोगे और उसे इस तरह से आप उसे पास कर दोगे। तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर, ये पेन मेरा, और ये जो शीट है, पेपर शीट है, ये मेरा आपके पास क्या बन जाएगा, कार्डबोर्ड शीट बन जाएगी, और उसके सेंटर में से आपने उसे पास करना है लाइक दिस। अब क्या करोगे, देखो आप यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये ऊपर वाला पोर्शन है ये आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन जो लोअर वाला पोर्शन यहाँ पर आपको इस तरह दिखाई दे रहा है ये आपको दिखाई नहीं दे रहा ना। तो इसीलिए डायग्राम में भी ये पोर्शन आपने थोड़ा सा
दिखाना नहीं है, शो नहीं करना है। वो कैसे नहीं करना है वो मैं आपको बताऊंगा। अब देखो यहाँ पर एक कंडक्टर है, कंडक्टर के दो एंड है, एक है अपर एंड और एक आपके पास है लोअर एंड। अब आपने क्या करना है, इसी को बैटरी से कनेक्ट करना है। बैटरी से कैसे कनेक्ट करना है अभी डायग्राम में आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर ये है मेरे पास स्ट्रेट कंडक्टर। इस स्ट्रेट कंडक्टर को मैंने इस कार्डबोर्ड शीट में से पास किया। अपर एंड मुझे प्रॉपरली दिखाई दे रहा था, मैंने प्रॉपरली दिखा आपको यहाँ पे शो कर दिया। लोअर एंड मुझे थोड़ा सा दिखाई दे रहा था, वो भी कुछ पॉइंट के लिए, यानी कि कुछ पॉइंट के लिए वो इनविजिबल था ना, तो वो इनविजिबल पोर्शन मैंने यहाँ पर इस तरह से उसको रिप्रेजेंट किया। देखो यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं किया ना, तो इसका मतलब वो जो पोर्शन है थोड़ा सा छुप जाता है। उसके बाद कंडक्टर का एक एंड ये बना था, एक एंड ये बना था, यानी कि एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा। तो हम क्या करेंगे, इसे बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, क्लियर होगी बात है। तो मेन क्या है, बैटरी से कनेक्ट करना। आपने एमीटर और स्विच को अगर आपने शो करना है तो कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहते हो तो मत करो। ठीक है, करते हो तो अच्छी बात रहेगी आपके लिए। तो यहाँ तक ये आपका कंप्लीट हो गया था। उसके बाद टेक ए 12 वोल्ट बैटरी एंड एमीटर एंड ए स्विच। आपने क्या करना है, बैटरी लेनी है, एमीटर लेना है, स्विच लेना है। कनेक्ट द कॉपर वायर बिटवीन द पॉइंट एक्स एंड वाई इन द सीरीज विद ए बैटरी ए स्विच एन एमीटर एज शोन इन द गिवन फिगर। आपने क्या करना है, इस फिगर के अकॉर्डिंग आपने सभी पार्ट को आपने जोड़ देना है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, नाउ दिस करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव एज ए मैग्नेट। जैसे आप स्विच को ऑन करोगे, करंट पास होगा, दिस कंडक्टर बिहेव एज ए मैग्नेट। अब आपको कैसे पता लगेगा कि वो करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव कर रहा है मैग्नेट की तरह? तो कैसे करोगे, आप कार्डबोर्ड शीट के ऊपर आयरन फिलिंग को स्प्रेड करोगे। देखो, स्प्रिंकल सम आयरन फिलिंग यूनिफॉर्मली ऑन द कार्डबोर्ड, ensure that the cardboard remain horizontal and wire XY perfectly vertically। ठीक है, इसका थोड़ा सेटअप आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि जैसे मैंने आपको पेज दिखाया था वो पेज बार बार हिल रहा था ना, तो वैसे हिलना नहीं चाहिए। तो आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आयरन फाइलिंग को स्प्रिंकल करना है। स्प्रिंकल मीन्स स्प्रेड करना है। ठीक है, और जेंटली टैप द कार्डबोर्ड। आपने कार्डबोर्ड को थोड़ा सा जेंटली टैप करना है। और कुछ समय के बाद क्या होगा, जो आयरन फाइलिंग आपने रैंडम स्प्रेड किए थे वो इस तरह से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के अंदर अपने आप को अरेंज कर लेंगे। कॉन्सेंट्रिक सर्कल में अपने आप को अरेंज कर लेंगे। और ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में अरेंज जो करते हैं अपने आप को, यही रिप्रेजेंट करता है, यही इंश्योर करता है कि नाउ दिस करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव एज ए मैग्नेट। इट इज ऑब्जर्व दैट द आयरन फिलिंग अलाइंग देमसेल्फ फॉर्मिंग ए पैटर्न ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स अराउंड द करंट कैरिंग कॉपर वायर XY। ये जो आयरन फिलिंग आपके पास है, ये अपने आप को एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल में बना लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, पेन की हेल्प से उन लाइन को सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद, सॉलिड लाइन बनाने के बाद ये हमें कैसे नज़र आएंगे, ये हमें नज़र आएंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में। ये हमें कैसे नज़र आएंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में हमें नज़र आएंगे। क्लियर है। इसके बाद बारी आती है, हमें मैग्नेटिक फील्ड तो पता लग गया, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। मैग्नेटिक फील्ड किस फॉर्म में है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में है अराउंड ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। जब भी हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट होता है कि जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन किस हिसाब से हम बताएं, कि इनकी जो डायरेक्शन है वो कैसे बताएं। जैसे हमने बार मैग्नेट के लिए बताई थी ना, बार मैग्नेट के लिए कैसे बनाई थी, बार मैग्नेट के लिए हमने इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो किया था। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को तो हमने यहाँ शो कर दिया। अब बारी आती है डायरेक्शन। यहाँ पर जैसे हमने डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ एज्यूम की थी, उसी तरह से हमें यहाँ पर भी एक थ्योरी को फॉलो करेंगे और उस थ्योरी के बेस पे बताएंगे कि डायरेक्शन क्या है। और वो थ्योरी आपके पास क्या है, वो थ्योरी आपके पास है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। एक साइंटिस्ट हुए हैं मैक्सवेल, उन्होंने कॉन्सेंट्रिक सर्कल के लिए यानी कि सर्कुलर शेप के लिए डायरेक्शन कैसे बताएं ये हमें बताया। तो कैसे बताया, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज गिवन बाय मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, 1 मार्क्स में जस्ट स्टेटमेंट भी आती है और इसका यूज़ भी आता है। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, नॉर्मली इसे हम राइट हैंड थंब रूल ही बोलते हैं, मैक्सवेल वर्ड नहीं आता है, लेकिन देख लेना आप जैसे बुक्स में आपको मेंशन कर रखा है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज गिवन बाय मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। स्टेटमेंट आपके पास है, इट स्टेट दैट इमेजिन होल्डिंग ए करंट कैरिंग कंडक्टर
straight conductor in your right hand such that the thumb of right hand points towards the direction along the direction of current, and then curling of finger will give you the direction of magnetic field lines. अब इस बात को समझो ध्यान से। सबसे पहली बात क्या है, आपके पास स्ट्रेट कंडक्टर है लाइक दिस पेन। इस पेन की तरह आपके पास क्या है, स्ट्रेट कंडक्टर है। अब इसके चारों तरफ सर्कुलर फॉर्म में आपके पास क्या है, सर्कुलर फॉर्म में आपके पास है मैग्नेटिक फील्ड। हम जानना चाहते हैं उसकी डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड थंब रूल आपको यूज़ करना पड़ेगा। राइट हैंड थंब रूल का मतलब क्या है कि आप इस कंडक्टर को अपने राइट हैंड में लो, और वो भी इस तरह से। कैसे लेना है, ध्यान से देखो, आपने इस तरह से लेना है, ठीक है। अब इस केस में क्या है, इस केस में ये है मेरे पास मेरा थंब, ये बताता है डायरेक्शन ऑफ करंट को, और ये है मेरी फिंगर की कर्लिंग, यानी ये क्या है, कर्लिंग ऑफ फिंगर। तो कर्लिंग ऑफ फिंगर आपको देगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन, और थंब आपको देगा करंट की डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल आप इस पेज पे यहाँ पर देखिए, इस यहाँ पर अगर ये मेरे पास ये मेरा कंडक्टर है, क्लियर हो रही है बात आपको, और करंट की डायरेक्शन क्या है, टॉप टू बॉटम टू टॉप, ऊपर की तरफ। तो मैं क्या करूँगा, इस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को इस तरह से होल्ड करूँगा। ये मेरे पास है जो थंब है, ये थंब मेरा होना चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी कि बॉटम से अपवर्ड, टॉप, है ना। तो कर्लिंग ऑफ फिंगर, ये कर्लिंग ऑफ फिंगर आपको जैसे दिखाई दे रहा होगा, ये आपको कैसे दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है एज ए एंटी क्लॉक। तो यहाँ पर हम क्या बात करेंगे, यहाँ पर हम ये बात करेंगे कि जो इन सर्कल्स की जो डायरेक्शन है वो आपके पास क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। क्या है आपके पास, एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि अगर इस तरह से आपके पास सिचुएशन है, स्ट्रेट कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, और ये आपके पास क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट। और कौन सा करंट, ध्यान रखना है, कन्वेंशनल करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट यहाँ पर आपने नहीं लेना है, कन्वेंशनल करंट। तो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर कर्लिंग ऑफ फिंगर, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था, तो वही आपके पास आ गया डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब बारी आती है इस केस को, इस केस को ध्यान से देखो। यहाँ पर आपके पास क्या है, सेम कंडक्टर आपके पास लाइक ए पेन, जिस तरह से मैंने आपको शो किया हुआ है। इस केस में अब बात यह है कि करंट डाउनवर्ड आ रहा है। अब डाउनवर्ड के केस में आप देखो कैसे करोगे, पहले आप इसको इस तरह से होल्ड करोगे, पेन को, करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर को इस तरह से होल्ड करोगे। लेकिन अब यहाँ पर केस क्या है, यहाँ पर केस मेरे पास है कि करंट डाउनवर्ड जा रहा है। डाउनवर्ड जाने का मतलब क्या है कि मुझे अपने हाथ को इस तरह से करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको बात, थंब मस्ट गिव यू द डायरेक्शन ऑफ करंट। थंब आपको क्या दे रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट दे रहा है। तो अब कर्लिंग ऑफ फिंगर आप ध्यान से देखो, कर्लिंग ऑफ फिंगर, मेरी फिंगर कैसे मूव कर रही हैं। तो यहाँ से अगर मूव कर रही हैं तो इस तरह से कर्लिंग ऑफ फिंगर आपके पास क्या जा रहा है, आपके पास कर्लिंग ऑफ फिंगर जा रहा है क्लॉकवाइज। और इसी वजह से इस केस में यहाँ पर आपके पास केस क्या बनेगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज क्लॉकवाइज। तो अगर इस तरह से आपके पास है तो डायरेक्शन क्या रहेगा, आपके पास क्लॉकवाइज रहेगा। क्लियर होगी बात यहाँ पर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है कि अगर हम यहाँ पर आपको जैसे दिखाई भी दे रहा होगा कि अगर हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है वो भी आपकी क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है, मीन ऑन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंजेस। अगर आप करंट की डायरेक्शन को चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है वो भी आपके पास चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पर एक बहुत ही छोटा सा पॉइंट आपने नोट करना है, वो पॉइंट क्या है, ध्यान से देखो। जैसे सपोज करो मेरे पास ये दो सर्कल हैं, ये दो सर्कल क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कुछ बच्चों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करने में बहुत दिक्कत आती है। वो क्या करते हैं, ध्यान से देखना, वो क्या करते हैं, वो इस तरह से कर देते हैं। अब ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट ना तो क्लॉकवाइज में आ रहा है ना ही एंटी क्लॉकवाइज में। क्यों, क्योंकि दोनों नीचे की तरफ आ रहे हैं। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, जैसे घड़ी मूव करती है, जैसे घड़ी में जो नीडल्स होती हैं वो मूव करती हैं। अब यहाँ पर देखो, ये इस तरह से आ रहा है और फिर ये यहाँ से ऐसे आ रहा है, तो ये तो कोई डायरेक्शन नहीं, ना एंटी क्लॉकवाइज ना क्लॉकवाइज। तो आपने ये ध्यान रखना है कि या तो करंट की डायरेक्शन कंप्लीट आप क्लॉकवाइज ऐसे रिप्रेजेंट करो, या फिर कंप्लीट एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से रिप्रेजेंट करो। इस तरह से बिल्कुल नहीं करना, जिस केस में ना तो क्लॉकवाइज बनता है ना ही एंटी क्लॉकवाइज बनता है, ठीक है। और ये जो एरोज़ हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरोज़ हैं डायग्राम के अंदर, ठीक है। सपोज करो जैसे हमने अपने केस को देखा था अपना, अब जैसे सपोज करो हमने इस डायग्राम के अंदर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है,
तो इस केस में इस डायग्राम के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मार्क्स वेटेज है वो एरोस की है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के एरोस की है। तो यहाँ पर आप देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के एरोस कैसे बनेंगे, करंट की डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। करंट की डायरेक्शन क्या आपके पास आउट, अपवर्ड, ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि बॉटम से लेकर टॉप पे। तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन आप इस तरह से क्या बनाओगे, खुद बताओ, इस तरह से क्या बनेगी आपके पास करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या बनेगी आपके पास, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करोगे इस तरह से, ठीक है। एरो बड़े ध्यान से बनाने हैं और यहाँ पे लिख भी देना एंटी क्लॉकवाइज, ओके। तो अब लास्ट पार्ट इसका, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, यानी कि फॉर्मूला। हमें मैग्नेटिक फील्ड जो हमने प्रोड्यूस किया है, अगर हम उसका फॉर्मूला यानी कि उसका मैग्नीट्यूड जानना चाहते हैं तो हम उसका कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वो बात आ गई आपके पास। तो इसके 2 पॉइंट ये आपने याद रखने हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू द करंट। जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बी हम किससे शो करते हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, और आई आपको पता ही है करंट को, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। इसका मतलब क्या होता है, ग्रेटर द करंट ग्रेटर द मैग्नेटिक फील्ड, लोअर द करंट लोअर द मैग्नेटिक फील्ड। इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी आपके पास ये। सेकंड पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस आर। यहाँ पर ध्यान रखना है, ये जो आर है रेडियस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस आर फ्रॉम द वायर। तो बी को आप यानी मैग्नेटिक फील्ड को आप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 2, इसका मतलब क्या होता है, इफ़ आर इंक्रीजेज बी डिक्रीजेज, इफ़ आर डिक्रीजेज बी इंक्रीजेज। इन दोनों लाइंस को, दोनों इक्वेशन को क्लब करोगे, आपका फॉर्मूला बन जाएगा बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I/r। और यही हमारे पास क्या है, फाइनल रिजल्ट है। इसमें आपने इज इक्वल टू में नहीं जाना। तो ये आपके पास है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है। यहाँ पर आपको अब क्या समझना है कि हमने स्ट्रेट कंडक्टर के बारे में क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने उसका डायग्राम पढ़ा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपके पास ये आएगा, सिर्फ और सिर्फ डायग्राम ड्रॉ कर दो। आपके पास क्या आ सकता है, आपके पास आ सकता है ड्रॉ डायग्राम ऑफ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, सिर्फ 2 नंबर में आ सकता है। फिर क्या आ जाएगा आपके पास, उससे रिलेटेड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सबसे इंपॉर्टेंट ये 2 पॉइंट है कि डायग्राम ड्रॉ करो, मैग्नीट्यूड यानी कि ये वाला पार्ट आप रिप्रेजेंट करो। तो आपने क्या करना है, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर इसके बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स प्रिपेयर करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम, फिर मैग्नीट्यूड, और फिर इसके अंदर आपसे ये 1 नंबर में पूछ सकते हैं, ड्रॉ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। तो इस तरह से आपके पास 3 क्वेश्चन अलग अलग 2-2 नंबर के, 3-3 नंबर के भी आ सकते हैं, और सभी क्वेश्चन को क्लब करके सीधा 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। तो आज आप लोगों ने जो भी पढ़ा है उसको आपने उसके नोट्स तैयार करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स नहीं है आपके, न्यूमेरिकल अगर होंगे तो एक आधे टॉपिक के ऊपर अगर 1-2 न्यूमेरिकल है वो हम डिस्कस कर लेंगे, ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं है। यहाँ पर आपकी जो थ्योरी है वही इंपॉर्टेंट है, और थ्योरी से ही आपका यहाँ पर मेन क्वेश्चन आने वाला है। तो इसी के साथ आज का फर्स्ट वीडियो लेक्चर रिलेटेड टू मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप जितनी ज़्यादा कोशिश करोगे, मतलब कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, आप अपने थोड़े से एफर्ट लगाओ और आपको ये समझ में ज़रूर आएगा। कोई पार्ट अगर नहीं समझ में आ रहा है, उस पार्ट को रिपीट करके आप देख सकते हो, पूरी वीडियो को आप रिपीट करके देख सकते हो, जैसे भी आपको सही रहे, ठीक है। तो स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।